Okay, coming to the topic, हमने ये चीज़ें देख ली थी। सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो आज के सेशन में जो हम पहला जो हमारा स्लाइड कह लें या पहली इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे सोशियोलॉजी ने एज अ डिसिप्लिन जो है इवॉल्व किया हमारी सोसाइटी के अंदर, उसकी जड़ें, उसकी रूट्स कहाँ तक निकलती हैं, कौन से एरिया में, कौन से कंट्रीज़ के अंदर जो है मेनली काम हुआ सोशियोलॉजी के ऊपर। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं आज शायद वो एनर्जी लेवल वो नहीं होगा। आई एम नॉट फीलिंग टू गुड कि मेरा वही एनर्जी लेवल जो नॉर्मली होता है या जो क्लास में होता है वो आज आप फील कर सकें, बट आई विल ट्राई। किसी को महसूस हो कि आज एनर्जी लेवल वो नहीं है या वो जज्बा नहीं है तो एक्सक्यूज़ मी, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए चीज़ों को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो सोशियोलॉजी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स वाज द फर्स्ट सोशल साइंस। अगर हम बात करें कि सोशल साइंसेज की डेवलपमेंट कैसे हुई, तो सोशल साइंसेज में आपकी मौजूदा बुक जो मैंने आपके साथ शेयर की है उसके मुतालिया से हमें ये बात पता चलती है कि इकोनॉमिक्स जो है वो पहली सोशल साइंस थी, and it gives out the practical application of gathering factual information for businesses and taxation during the 1700s। अगर हम इसका इसके रूट्स को, इसकी कब ये स्टार्ट हुई या इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको कब नज़र आती है, कौन से टाइम पीरियड के अंदर इसने इवॉल्व करना शुरू किया एज अ सोशल साइंसेज, तो हमें पता ये चलता है कि 17वीं सदी ईस्वी में के 17वीं सदी ईस्वी में 1700 में इकोनॉमिक्स जो है एज ए सोशल साइंसेज हमें देखने को मिली, जब उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई रिगार्डिंग कलेक्टिंग और गैदरिंग जो है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और एम्पिरिकल इंफॉर्मेशन, जिसको आप बिजनेस और टैक्सेशन के ज़ुमरे में आप इस्तेमाल करते थे। तो इकोनॉमिक्स जो है वो पहली सोशल साइंस है जिसने एज अ डिसिप्लिन सोसाइटी हिस्ट्री के अंदर कदम जमाए। अगर हम बात करें हिस्ट्री की एज एन इकोनॉमिक एज एन सोशल साइंस या एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, तो हिस्ट्री जो है 1800 के अंदर, अर्ली 1800 के अंदर जो है 1800 के अंदर जो है ये एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन जो है वो डेवलप होना या इवॉल्व होना शुरू हुई। उसके बाद जो है साइकोलॉजी जो है उसने कदम जमाए, और सोशियोलॉजी के बाद बात करें तो मेडिसिन, फिलोसफी और पेडागोजी जो है ये वो डिसिप्लिन्स हैं जो आपको अलग से एक डिसिप्लिन की शक्ल में आपको देखने को मिले। फिर बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी की। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो डेवलप होना शुरू हुई यूरोपियन बेसिकली जो कंट्रीज हैं उसके साथ साथ अमेरिकन, अफ्रीकन एंड एशिया। जो यूरोपियन डिस्कवरीज का जो सिलसिला शुरू हुआ अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर और एशिया के अंदर, उसकी बेसिस पे या उन डिस्कवरीज को ग्राउंड बना, जिस चीज़ ने डेवलप ग्राउंड जिस चीज़ ने डेवलप किया वो एंथ्रोपोलॉजी थी। एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन था जो बेसिकली यूरोपियन डिस्कवरीज के ऊपर बेस करता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो दायरा कार है वो बढ़ना शुरू हुआ। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट एकेडमिक डिसिप्लिन। अगर हम बात करें तो अगर तमाम जो सोशल साइंसेज के जो डिसिप्लिन हैं, सोशियोलॉजी उनमें से सबसे ज़्यादा यंगेस्ट डिसिप्लिन है एज कम्पेयर टू एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री अगर हम बात करें। And established as a distinct field of study in Europe only during the 1800s। और अगर हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट की या डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी स्टडी यूरोप के अंदर स्टार्ट हुई, और उसका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 1800 century। It was at first distinguishable from political science, and most early sociologists wrote about political issues outside of economics। तो ये एक ऐसा डिसिप्लिन था जिस जो कि
पॉलिटिकल साइंस से ये अपने आप को एक उसकी अलहदा शनाख्त डेवलप की गई पॉलिटिकल साइंस की निस्बत, और यही कोलन के मुताबिक जो है अर्ली सोशियोलॉजिस्ट ने लिखना शुरू किया, रोट अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज आउटसाइड ऑफ एकेडमिक्स के। पॉलिटिकल इश्यूज जो है वो एकेडमिक्स को छोड़ के जो अर्ली सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने उसके ऊपर जो है वो काम करना शुरू किया। सो बेसिकली वी आर ट्राई टू लर्न कि सोशियोलॉजी कब डेवलप हुई। इस जुमरे में हमने जो चीज़ें डिस्कस की, इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे पहला डिसिप्लिन है सोशल साइंसेज में जो डेवलप हुआ। उसके बाद हिस्ट्री जो है एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन आपके सामने आया। उसके बाद अगर हम बात करें साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के साथ साथ मेडिसिन, फिलोसफी और पेडागोजी जो है, ये जो है डिसिप्लिन आपके सामने आए। उसके बाद हम बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी की, जो कि बेसिकली जिसकी बेस है, जिसकी जो रूट है वो यूरोपियन डिस्कवरीज थी जो मुख्तलिफ टाइम्स के अंदर उन्होंने की, स्पेशली अमेरिकन, अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के अंदर जो डिस्कवरीज हुई। तो इसी जब बहस को हम समेटें तो सोशियोलॉजी जो है इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट डिसिप्लिन अमंग सोशल साइंसेज, और जिसका जो रूट्स हैं वो यूरोप से मिलते हैं, और जो कि 1800 जो इस सन ईस्वी के अंदर इसकी हमें जड़ें मिलती हैं। और ये वो सब्जेक्ट है जो कि पॉलिटिकल साइंस से अपने आप को अलग करता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने जो चीज़ बेसिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस स्लाइड के अंदर, कि टाइम पीरियड के हिसाब से कैसे सोशियोलॉजी जो है मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ इराज के अंदर जो है इसने इवॉल्व किया। सबसे पहला जो आपके पास मार्क है 1876, बेसिकली येले यूनिवर्सिटी, विलियम ग्राहम समर start the first course identified as sociology in the United States। अगर आप देखें कि पहली दफ़ा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई डिसिप्लिन, कोई कोर्स जो पढ़ाया गया जिसको सोशियोलॉजी बाकायदा या स्पेसिफिकली सोशियोलॉजी का नाम दिया गया, वो येले यूनिवर्सिटी के अंदर विलियम ग्राहम समर ने, जो कि खुद एक बहुत बड़ा नाम है सोशियोलॉजी के अंदर, उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद 1892 the University of Chicago established the first graduate department of sociology in the United States in 1892। कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर सन 1892 में पहला ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जो है एस्टैब्लिश किया गया, जो कि फोकस था सोशियोलॉजी के हवाले से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसी तरह अगर हम इसको आगे लेके चलें तो सन 1910 मोस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज वर ऑफरिंग सोशियोलॉजी कोर्सेज ऑल्दो नॉट इन सेपरेट डिपार्टमेंट। 1910 तक सोशियोलॉजी को एटलीस्ट इतनी अपीयरेंस मिली कि अगर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सोशियोलॉजी का कोर्स पढ़ाया जाता था, मगर तमाम यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अंदर सोशियोलॉजी का अलग से डिपार्टमेंट मौजूद नहीं था। करें सन 2002 2002 30 years later most of these schools have established sociology department। आप अब मौजूदा दौर में अगर आप अपने इर्द गिर्द की यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में इवन अगर नज़र दौड़ाएं तो आपको ज़्यादातर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन जो है देखने को मिलता है। आपकी यूनिवर्सिटी में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में, और कितने एक बल्क ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके, अगर हम ट्विन सिटीज़ की बात करें, कोई 19-20 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में जो है वर्किंग कर रही हैं। तो उन तमाम में मोस्ट ऑफ देम एक्सक्लूडिंग जो IT स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं या टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंप्यूटर साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उन यूनिवर्सिटीज़ में शायद ये चीज़ ना हो, लेकिन वहाँ पर भी मैंने सुना है कि जो माइनर कोर्सेज का एक खास कोटा होता है उसके अंदर सोशियोलॉजी जो है पढ़ाई जाती है। इसी ग्राफ का दूसरा दूसरा सेक्शन, दूसरी स्लाइड, लेट 1800s की बात करें तो सोशियोलॉजी इन जापान वाज फर्स्ट taught in the late 1800 largely as a German import। अगर हम बात करें एशिया के अंदर जापान की, तो जापान में सोशियोलॉजी जो है पढ़ाई जाना शुरू हुई लेट 1800s में, और ज़्यादातर वो लोग जो कि जर्मन
से कंट्रीज से या जर्मन से बिलोंग करते थे, वो लोग आए और उन्होंने इस सब्जेक्ट को एज ए डिसिप्लिन जो है वो पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद बात करें इंडिया की, तो अर्ली 1900s फॉर्मल टीचिंग ऑफ सोशियोलॉजी स्टार्टेड इन इंडिया इन द अर्ली 1900। अगर आप 1900 की बात करें तो 1900 में आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं करते। 1900 में ये एक बरसगीर के नाम से जो है ये हित्ता जाना जाता था। तो 1900 के अंदर जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस मौजूद थे, वहाँ पे जो फार्मल टीचिंग है सोशियोलॉजी की वो स्टार्ट हुई थी। तो लिहाजा इस सिनेरियो के अंदर आपको ये पता चलता है कि हमारे इंडो पाक जो हिस्सा है, इसके अंदर सोशियोलॉजी कब इमर्ज हुई या कब उसका जो है स्टार्ट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बरसीर के अंदर जो है सोशियोलॉजी की जो रूट्स हैं वो सन 1900 से मिलती हैं जाके। 1905 वो टाइम था जब अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वाज फॉर्म्ड एज द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी इन 1905 विद 115 मेंबर्स। तो अगर आप थोड़ा सा मुतालिया करेंगे, जिस तरह अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इसी तरह अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है। इनका एक अपना डेकोरम है, इनके एक अपने TORs हैं। और अगर मैं बात करूं जिस तरह एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिकल जो AAA जिसे कहते हैं अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल एसोसिएशन, उनका अपना एक रिपोर्टिंग स्टाइल है, अपना एक रेफरेंसिंग स्टाइल है। इसी तरह अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन ASA का भी अपना एक डेकोरम है, अपना एक फॉर्मेट है और अपना एक रिपोर्टिंग और फॉर्मेटिंग और आप उसे कह सकते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल जो है मौजूद है, जिसको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो कि जिनमें सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, वो उसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन 1911 to 1912 सोशियोलॉजी वाज द फर्स्ट स्टार्ट इन हाई स्कूल। अगर हम बात करें सोशियोलॉजी फर्स्ट स्टार्ट इन हाई स्कूल, तो उसमें जो रेफरेंस पॉइंट है वो US है कि US के अंदर जो है सोशियोलॉजी पढ़ाना शुरू की गई स्कूलों के अंदर सन 1911 और 1912 के अंदर। नेक्स्ट 1970 the 1975 vigorous expansion in British and European academic circles as well as in the sociological around the world। तो कहते हैं जी 1970 वो एक्सपेंशन का, विगोरस एक्सपेंशन का, लार्ज स्केल पे जो एक्सपेंशन हुई पूरी दुनिया के अंदर। बात उसने पे स्टार्ट की ब्रिटिश और यूरोपियन एकेडमिक सर्कल से, नीचे उसने जो मिसाल दी अराउंड द वर्ल्ड कि 1970 के जो साल थे उनके अंदर जो है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन ना सिर्फ बरतानिया और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फैली, बल्कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे भी सोशियोलॉजी जो है एज अ डिसिप्लिन एजुकेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब और हमने इसमें सेशन 2 स्लाइड्स में देखने की कोशिश की कि कैसे सोशियोलॉजी मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैली, कैसे वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल तक उसने उसका कोर्स का हिस्सा बनी, और कैसे जो है अंडर जो हाई स्कूल्स हैं वहाँ पे उसका जो एंगेजमेंट है या इन्वॉल्वमेंट है या इंट्रोडक्शन है कोर्स सिलेबस के अंदर वो कब शुरू हुआ, और वो कौन से सन ऐसे थे, कौन से साल ऐसे थे जहाँ पे ये वेस्ट के अलावा बाकी ममालिक के अंदर भी फैली। और जैसा कि हमने देखा कि 1970 वाज द ईयर जब जो है सोशियोलॉजी ना सिर्फ बरतानिया और यूरोपियन कंट्री के एजुकेशन सेक्टर का हिस्सा बनी, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर जो है पढ़ाई जाना शुरू हुई। ओके, आपकी अगली स्लाइड एक इंतहाई खूबसूरत सी पिक्चर के साथ रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड द अदर सोशल साइंसेस। तो कहता है जी सोशियोलॉजी का और दूसरी सोशल साइंसेस का क्या रिलेशन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी सोशल साइंस ऐसी नहीं है कि जिसका और सोशियोलॉजी का आपसी रिलेशनशिप नहीं है, तो ये गलत होगा। सोशियोलॉजी जो है तमाम तर सोशल साइंसेस के साथ किसी ना किसी पॉइंट पे, किसी ना किसी लेवल पे इंटरेक्ट करती है।
to understand the problems of society, to understand the problems of the communities, individuals, groups, and try to mitigate the consequences. I try to reduce the level of that problem and try to develop or try to establish a place where you can live with peace and safety. Sociology also helps us to draw some lines to maintain law and order or social control in our society, ताकि हम जो है एक बेहतर और सुकून जिंदगी जो है वो गुजार सकें। नंबर वन इज, अगर मैं बात करूंगा इकोनॉमिक्स की और सोशियोलॉजी की, तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिसमें आप इकोनॉमिक्स के साथ डील करते हैं। इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है? इकोनॉमिक्स इज बेसिकली द साइंस दैट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर किस तरह रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और किस तरह कंज्यूम करते हैं। तब अगर मैं इसको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ तो योर लाइफ, all those activities in your life that concerned with financial issues, with physical resources, और जिसमें आप पैसों का लेन देन करते हैं और पैसों के हिसाब से अपने स्टेटस को मैयर करने की कोशिश करते हैं, पैसों के हिसाब से आप अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं, पैसों के हिसाब से आप अपने कन्वेंस या अपना मोबिलिटी का हिसाब करते हैं, और पैसों के हिसाब से आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, लाइक योर फूडिंग, लाइक योर क्लोथिंग, ऑल दीज रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक स्टेटस। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप एक सोसाइटी, एक ग्रुप के अंदर रहते हुए आपकी ज़्यादातर या मोस्ट ऑफ योर एक्टिविटीज इज रिक्वायर्ड दी knowledge, the study of your economic status as well। तो जब आप किसी भी सोसाइटी के अंदर रहते हैं और सोसाइटी जो है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा जो इंडिकेटर है दैट इज योर इकोनॉमिक कंसर्न्स। तो सो व्हेन यू आर स्टडिंग सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी ऑफर्स यू टू स्टडी the social institution, the social structure, social groups, social interactions। तो इन तमाम के अंदर जहाँ जहाँ पे इकोनॉमिक्स मौजूद है, वो आपकी जो सोशल लाइफ है उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो सोशियोलॉजी आल्सो कंसर्न विद ऑल योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन योर डेली लाइफ, जो कि आपके लाइफस्टाइल को जो है पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री हमारे साथ कैसे रिलेटेड है? सोशियोलॉजी के अंदर हिस्टोरिकल एनालिसिस या हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बेस पे प्रेजेंट या फ्यूचर जो कंसर्न्स होते हैं उनका मुतालिया भी किया जाता है और उनकी प्रेडिक्शन भी की जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हिस्ट्री के अंदर एक इवेंट हुआ है तो उसके जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो कौन सा है, और अगर कौन सी सिचुएशन में वो इवेंट अकर हुआ, और अगर आप बीइंग अ सोशियोलॉजिस्ट इस बात की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये इवेंट दोबारा अकर हो जाए, हिस्टोरिकल इवेंट जो कि आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले, उससे मिलता जुलता इवेंट दोबारा अकर हो जाए, तो हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे ग्रुप्स के अंदर, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर या हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो सोशियोलॉजी हिस्ट्री से ऐसे हेल्प लेती है कि हिस्टोरिकल पैटर्न्स को स्टडी करके कबल अज़ वक्त सोसाइटी को, माशरे को इस बात के ऊपर आगाह करती है कि आपने किस तरह इन सिचुएशंस के अंदर एक सोशल इक्विलिब्रियम जो है उसको मेंटेन करना है। तो हिस्ट्री और सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप कि कबल अज़ वक्त चीज़ों का एनालिसिस किया जाए हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बेस पे और सोसाइटी के अंदर जो है एक बेहतर लाइफ को जो है बेहतर लाइफस्टाइल जो है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाए। ठीक है सर। इसी तरह अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में इशू ये है
कि साइकोलॉजी इज मेनली डील्स विद योर मेंटल हेल्थ। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं, आपकी नफ्सियात के साथ, आपकी जहनी सलाहियत के साथ, और वो तमाम तर एक्टिविटीज़ जो आपकी जहनी सलाहियत को, आपके सोचने समझने की ताकत को मुतासर कर सकती हैं। तो सोशियोलॉजी, अगर एक सेहतमंद बंदा होगा तो वो एक सेहतमंद, एक प्रोडक्टिव मेंबर होगा सोसाइटी का। लेकिन अगर एक सेहतमंद दिमाग नहीं है, उसके पीछे अगेन सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसके पीछे अगेन जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उसके पीछे कोई भी उनसर हो, लेकिन वो अगर आप एक अच्छे माशरे का, एक अच्छे पॉजिटिव फैमिली का, एक अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली का हिस्सा है, एक अच्छे मजबूत इकोनॉमिक बैकग्राउंड से तल्लक है आपका, तो देन योर मेंटल स्टेटस इज डिफरेंट। अगर आप एक गरीब फैमिली से तल्लक रखते हैं, आपका रोज़गार के मसाइल हैं, आपके रहाइश के मसाइल हैं, आपकी फूडिंग के इश्यूज हैं, देन योर साइकोलॉजी इज डिफरेंट। तो वो कहता है कि सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी इस तरह इंटर रिलेटेड हैं कि कैसे एक शख्स जो है बीइंग अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर रहते हुए कैसे बिहेव करता है, और किस तरह से जो पर्सनैलिटी जो का आंसर है, एक प्रोडक्टिव सोशल मेंबर होने के लिए अच्छी पर्सनैलिटी जो है ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम बात करें एंथ्रोपोलॉजी की, तो एंथ्रोपोलॉजी आपको पता ही है, एंथ्रोपोलॉजी की जो मेन डेफिनेशन है, एंथ्रोपोलॉजी डील्स विद इंडिविजुअल्स, व्हाई बट सोशियोलॉजी डील विद ग्रुप्स। तो जो सोशियोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजी के जो मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, ये वो सारी चीज़ें जो सोशियोलॉजी में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन ये सोशियोलॉजिस्ट को हेल्प करती हैं चीज़ों की, फिनोमेनन्स की बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए। किस तरह कल्चर को देख के चीज़ों का पता लगाया जा सकता है, किस तरह आर्कियोलॉजी आर्किटेक्चर को देख के उस इलाके का कल्चर का पता लगाया जा सकता है, किस तरह किसी इलाके की जो लिंग्विस्टिक्स हैं उस इलाके के लोगों के बारे में किस तरह बताती हैं, किस तरह ड्रेस पैटर्न से आप लोगों के अच्छे या बुरे होने का, या अमीर या गरीब होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कल्चर जो है इटसेल्फ बहुत सारी चीज़ें बताता है कि सोशियोलॉजी के अंदर मेनली हम कल्चर्स को स्टडी नहीं करते, और एंथ्रोपोलॉजी जो है इसकी मेन फील्ड कल्चर है। तो ये कुछ रिलेशनशिप्स थे जिनको मैंने आपको बताने की कोशिश की। टाइम शॉर्ट रह रहा है। सोशियोलॉजी इज अ चेंजिंग वर्ड, सोशियोलॉजी का क्या रोल हो सकता है नई दुनिया के अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें, तो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स ऑन सोशल एंड कल्चर पैटर्न्स आर डैमेजिंग and problems are become increasingly aware of those changes. People are becoming increasingly aware of those changes. ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं? ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ा नुकसान जो है कि आपकी जो सोशल वैल्यूज़ थी, जो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ थी, जो पैटर्न थे, वो बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। आपके कल्चर के अंदर वेस्टर्न कल्चर की एक बहुत बड़ी इंप्रेशन जो है वो नज़र आता है, जो कि पहले नहीं था। न्यूक्लियर फैमिली की अगर बात करूं, हमारे यहाँ जो है न्यूक्लियर फैमिली जो है पसंद नहीं की जाती थी। हमारे यहाँ मेनली एक्सटेंडेड, जो जॉइंट एक्सटेंडेड फैमिलीज जो हैं उनका रवाज था। लेकिन जैसे ही हमारे सोसाइटी के अंदर अर्बनाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो क्या उसे कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ा, ऐसे ही हमारे कल्चर के अंदर बड़ों बूढ़ों के जो रिलेशंस हैं, उनके आपसी जो तल्लुकात हैं, जो सोशलाइजेशन होती थी अपने बड़े ग्रैंडफादर्स के साथ, अब वो आपको नहीं मिलती। ग्लोबलाइजेशन इज डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू इवेंट्स एज अ डाइवर्स एज अ ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ सॉकर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन की वजह से, फुटबॉल जो सिर्फ जो है हाथ आंखों का बात करता है यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा भी दूसरे बहुत सारे ममालिक के अंदर खेला जा सकता है। जीन्स का पहनना, एथलीट शूज़, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन हम अब मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो लॉन्ग शूज़, लॉन्ग हील्स जो हैं हमारे कल्चर का उस तरह से हिस्सा नहीं थी, लेकिन ये क्योंकि हमें मीडिया ने ये चीज़ें दिखाई। और जो है अगर हम बात करें जीन्स वेयरिंग जो है मेल्स के अंदर वो कब आई और फीमेल्स के अंदर कब आई,
फिर शू स्पेसिफिकेशन जो है कि कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा शूज पहनना है, कौन सी एक्टिविटी के लिए फॉर्मल ड्रेसिंग होगी, कौन सी एक्टिविटी के लिए इनफॉर्मल ड्रेसिंग होगी, ये सारी चीज़ें बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का ही जो है निचोड़ आप इसे कह लें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके साथ अगर हम बात करें हमारी अगली मौजूदा स्लाइड, अदर टर्म्स दैट रेफर टू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड मार्केट एंड वर्ल्ड सिस्टम। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि वो ग्लोबलाइजेशन के मेजर इंडिकेटर्स हैं या मेजर डिस्टिंक्शन हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी, आप पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, तेल एक जगह पे महंगा होता है सऊदी अरब के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर महंगा हो जाता है। वर्ल्ड मार्केट, मार्केट में कहीं एक जगह पे सोना महंगा हो गया, पूरी दुनिया में सोना महंगा हो गया। वर्ल्ड सिस्टम, किसी एक कल्चर में तब्दीली आई, किसी एक सिस्टम में तब्दीली आई, तो जनाब जो है पूरे वर्ल्ड सिस्टम में वो आपको वो तब्दीली नज़र आएगी। मैं जैसे अभी एक बच्ची ने बात की कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट मेंट टू बी ए नेगेटिव एक्टिविटी, बट वही मोस्टली लाइक दोज एक्टिविटीज़ के जिन जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, जिन पे हमें मेहनत बेसिकली कम करना पड़ती है, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट भी है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, हम अभी बात कर रहे हैं फेसबुक की। एक बहुत बड़ा, अगर ये टेक्नोलॉजी, फेसबुक, ये सारे जो है आपके पास ना होते तो शायद कम्युनिकेशन इतनी आसान ना होती। फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ट्विटर से, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं विद इन सेकेंड्स कम्युनिकेट करने के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसकी वजह से तमाम दुनिया की इकानमीज जो हैं वो ग्लोबल इकानमी हैं, तमाम दुनिया के मार्केट्स जो हैं वो ग्लोबल मार्केट्स हैं, तमाम दुनिया के अंदर जो सोशल सिस्टम पाए जाते हैं अब उनको ग्लोबल सिस्टम भी कहा जाता है। जिस बंदे ने टेलीफोन ईजाद किया था उसको ये नहीं पता था कि टेलीफोन जो बेस बनेगा इतने बड़े सोशल सिस्टम की, जिसकी बेसिस पे आप आज आप लोग जो है पूरी दुनिया के अंदर जो सोशल इंटरेक्शन है उसको मेंटेन रख सकते हैं एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। द ओनली थिंग इज कि आपके पास एक अच्छा मजबूत इंटरनेट या टेलीकम्युनिकेशन का जो है वो कनेक्शन होना चाहिए। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्लाइड आपको ये बता रही है कि मौजूदा दौर के अंदर सोशियोलॉजिस्ट इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि मौजूदा दौर में जो इंटरनेट है उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। तो नेगेटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें तो इंटरनेट पैकेजेस हमारे, अगर बात करें अपना कॉल पैकेजेस, हम जो हम रात सारी सारी रात बैठते हैं, और जो है इसमें हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा हैं। इसकी इसकी वजह से आपका जो मेंटल इश्यूज हैं, इसकी वजह से हाइपरटेंशन के इश्यूज हो सकते हैं, इसकी वजह से आपके सेहत की ओर बहुत सारे मसाइल जो हैं टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है सोशल इंटरेक्शन में, टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है बिजनेस एंड कॉमर्स के अंदर, लिजिटिमेट एंड इलिजिटिमेट, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप जो है दोनों फैक्टर जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन, रिसर्च, न्यूज़, प्रोपेगेंडा, एंटरटेनमेंट एंड मोर। हमारी सियासी जमातें आजकल जो कुछ कर रही हैं वो फेसबुक के ऊपर ही करती हैं या ट्विटर के ऊपर करती हैं। अब अगर आप ग्राउंड्स के ऊपर देखें तो उनका कोई काम नहीं। सोशल मीडिया सेल्स जो हैं वो इसीलिए बनाए हुए हैं कि लोगों को डी ट्रैक किया जाए, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए और लोगों का जो है माइंड सेट जो है वो चेंज किया जाए। अगर हम इन रियल जब ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको वो चीज़ें देखने को, सुनने को नहीं मिलती। Sociology has now expanded their interest to include the varied online social activities and behavior to which these technology has given rise. However, less agreement about whether those changes are positive, negative, or combination of both. हम इस पे ऊपर काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, इसके बारे में बात करना मुश्किल है, या दोनों एक जैसा फ़ायदा या नुकसान पहुंचा रही हैं हमारी सोसाइटी को।